आपकी एक एग्जिस्टिंग स्टेज है, आप किसी भी इदारे में जाते हैं, आप कुछ चीज़ें गेन करते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ चीज़ें लर्न करते हैं, तो आपकी स्टेट चेंज हो जाती है, आपकी इंटेलेक्चुअली आप ग्रो करते हैं, आप मेंटली आप ग्रो करते हैं। तो वो जो एडिशन है वो आपको थ्रू एजुकेशन, जिसे आप लर्निंग भी कह लें, स्किल्स भी कह लें, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है, ठीक है ना, उसे आप हासिल कर रहे होते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सकती है, आप यू आर इन अ बेटर स्टेट कि आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। या इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट का नाम ले लिया, ये वो चीज़ें जो हर बंदा फेस कर रहा होता है। आपने कोई चीज़ खरीदने जाना है तो आप 2-3 जगह पे विजिट करते हैं कि जहाँ से आपको बेहतर मिले वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। या आपने कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको आपने सीखना है तो आप उसका कोर्स करते हैं, आप हैंडबुक उसके साथ मिलती है उसको, ठीक है, उसके साथ। तो ये आपको एक बेहतर फॉर्म के अंदर इवॉल्व कर रहा होता है। एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन आप बेहतर फॉर्म में अपने जा रहे होते हैं। और आपको पता है ह्यूमन, मतलब आप लिटरेचर के अंदर या जैसे हमारी एक उसके साथ अगर आप देखें कि एक उसका जो एलिमेंट है ना एम्पावरमेंट का, जो इसके साथ मैं जोड़ता हूँ, एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, मतलब एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, आप बताएं। किसी चीज की ताकत बढ़ाना था, लोगों को सहारा देके सक्सेसफुल, सेल्फ रिलायबल, सॉरी, टू गेन द वेटेज। अच्छा, वेटेज किस चीज की वेटेज? मतलब एम्पावरमेंट का वर्ड सुने आपने? जी सर। और कोई इसका बताएं। टू गिव अथॉरिटी ऑफ समथिंग। अच्छा, और किसको बूस्ट करना? एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक फैसला करने के काबिल हो जाते हैं। एम्पावरमेंट मुख्तलिफ किस्म की होती है, सोशल एम्पावरमेंट भी होती है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी होती है, ठीक है ना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होती है। सो बेसिकली आपकी डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होती है, आपके फैसले आप खुद कर रहे होते हैं। आप मतलब एक सिस्टम के अंदर नहीं आ जाते कि आप एक सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली चल रहे हो, जिस तरह रैट रेस में अक्सर लोग हम लगे होते हैं। तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पर्पस आपको एम्पावरमेंट देना होता है कि आपके पास एक स्किल आ गई है, आप उसको अब चैनलाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको जनाब इस रास्ते पे छोड़ दिया गया है और आप उसी के अंदर चलते रहें। तो आपको एक सेंस आ जाती है, ठीक है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंसान जो है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करूं मैं, तो ह्यूमन बीइंग की एक क्वालिटी ये है कि वो ही और शी शुड बी इंडिपेंडेंट। ह्यूमन बीइंग शुड बी इंडिपेंडेंट, वो आज़ाद होना चाहिए अपने फैसलों में। आज आप देखें, आप कोई बीबीए कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, अब कितने लोग हैं आप में से जो ये बाई चॉइस कर रहे हैं? अगर मैं पूछूं, एक बंदा बाई चॉइस कर रहा है, एक होता है बाई चांस करना, एक होता है बाई चॉइस करना। इसमें फर्क ये होता है कि पेरेंट्स ने कह दिया अभी कर लो डिग्री, या आपने किसी को आइडलाइज किया कि ये बंदा आईटी का है, आईटी में बहुत पैसा है, मैं भी आईटी की डिग्री कर लूं। हो सकता है कुछ पल्ले ही ना पड़ रहा हो आपके। तो बाई चॉइस का मतलब है अपनी मर्जी से आप डिग्रियां कर रहे हैं। मतलब कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी से डिग्री कर रहे हैं? सारे ही कर रहे हैं, अपनी मर्जी, इत्तफाकन पहुंच गए हो, ठीक है। अब देखिए, एक किताब है जिसका नाम है द एलिमेंट। केन रॉबिन्सन की किताब है एलिमेंट, ठीक है। वो कहता है कि हर इंसान का एक एलिमेंट होता है, हर इंसान की एक स्पेशलिटी होती है। जब जो एजुकेशन होती है ना, या आपको जो एजुकेशन सिस्टम होता है, आपको उस स्पेशलिटी के करीब लाता है। हो सकता है कोई अच्छा उस्ताद बन जाए, हो सकता है कोई अच्छा वकील बन सकता है, हो सकता है कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन हम अपने एलिमेंट को पहचानने के बजाय एक सिस्टम की बनी हुई चीज़ों को फॉलो करते हैं। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आपको कोई चीज़ पसंद आ रही होती है, लेकिन आप उसको एक सोशली आपको इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि आप वो अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है। हर बंदे की कहानी मुख्तलिफ होगी।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कोई भी वॉलंटरी को मुझे बताना चाहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं ये एक प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सका, और क्या वजूहत थी? सर मैं आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है। हाँ जी। मेरा ताल्लुक सिंध से है। यार बड़ा नाम तो बड़ा जबरदस्त है आपका, अल्ताफ हुसैन। सर सिंध से सर मैं बीएस नर्सिंग करना चाह रहा था, लेकिन उधर जो है तो मेरिट का इशू था, तो मैं जिना में करना चाह रहा था कराची में, लेकिन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं जो है ना बाय चांस अप्रूवल में मैंने अप्लाई किया दोस्त के थ्रू। अच्छा। उधर मुझे एडमिशन मिल गया और उधर से मुझे कॉल भी आ गई, टेस्ट और इंटरव्यू पास हो गया। फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी। ये किस चीज़ का कोर्स अभी कर रहे हैं आप? अच्छा, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और नर्सिंग करना चाह रहे थे। नर्सिंग जो मेडिकल के साथ एसोसिएट होता है। 17 अच्छा, वो नर्सिंग क्यों करना चाहते थे आप? नर्सिंग से इसलिए था कि एक तो स्टार्टिंग से जिस इलाके में हम रह रहे थे उधर मतलब क्योंकि लेकोइड इलाका था जिस गाँव में कर रहे थे, तो उधर इन चीज़ों की जो है ना मेडिकल की ज़्यादा फैसिलिटी। ठीक है। और मेरे बड़े जो भाई थे वो खुद इस फील्ड में थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये वाली फील्ड जो इसकी डिमांड भी है इधर भी है और बाहर भी। और इसमें ये चीज़ है कि अभी जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हर कोई कहता है कोई स्किल सीखना है, तो नर्सिंग जो है वो पूरा का पूरा स्किल है। वो अगर मुझे डिग्री नहीं भी मिलती ना तो फिर भी मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं खुद से कमा सकता था, तो इस वजह से मैंने नर्सिंग करना। तो वो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा था कि आप नर्सिंग इसलिए करें या इसलिए करें, अपने शौक की वजह से? अगर हम सेशन इसी तरह लेके चलेंगे तो मैं चाहता हूँ एक माइक हम और मंगवा लें ताकि आवाज दोनों की रिकॉर्ड हो जाए। यार ये मसला है, हाँ कैमरे का मसला है। चलो वो देख लो कोई, वैसे तो आवाज लेकिन कैमरा अब कैच नहीं कर रहा होगा उसको। मैं माइक वो दूसरा भेज देता हूँ वायरलेस, जिससे पेशेंट ऑडियंस के पास भी चला जाए। अब देखिए ये हमारे सामने एक मिसाल है कि एक बंदा नर्सिंग करना चाह रहा था, वो फंस गया इकोनॉमिक्स के अंदर। बेसिकली अब वो अपना वक्त जो है ना मैं कहूँगा ज़ाया कर रहा है। ज़ाया इसलिए कर रहा है कि शायद उसका पोटेंशियल नर्सिंग में था, शायद कितने लोगों को वो क्योर कर सकता था, बाद में कितने लोगों की हेल्प कर सकता था, रेदर देन कि अब वो एक चीज़ में फंस गया है, उसी चक्कर में घूमी जा रहा है और वो अंदर ही अंदर पिस रहा होगा कि यार मैं कहाँ इकोनॉमिक्स में आ गया हूँ। लेकिन उसका ये कि अभी जिस इदारे में आए हैं तो ये भी ऐसे समझ लें कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग थी कि मैं उस इदारे में हूँ, और उस इदारे में आने के बाद मुझे उधर जो था तो मैं इंडिविजुअल बेसिस पे ना मतलब जो ये भी देख रहा था तो हेल्पिंग भी थी, और कहीं ना कहीं ये ज्यादा था कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। लेकिन अभी इधर अखूत में आके पता चला कि व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? आप सक्सेस का मतलब क्या होता है? ये था कि मेरे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, अच्छा, और अच्छा होगा। लेकिन अखूत में आने के बाद पता चला कि पैसा और ये होना ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस वो है कि आप अपने साथ अपनी कम्युनिटी को, अपने जो आपके रिलेटिव्स या जो आपके वो लोग जो हैव नोट्स वाले जिनके पास पैसा है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको साथ लेके चलना, ये असल हकीकत है। तो इधर आके ये किया है, अभी इंशाल्लाह बिजनेस का वो सेटअप बना हुआ पूरा, इंशाल्लाह उसको चलिए गुड। अब देखें ना, इंटेंशंस आपकी ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं मदद करूंगा, उस हिसाब से मेरा मुआशी सिस्टम भी चलेगा, लेकिन आपने नर्सिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसके पीछे भी रीज़न थी कि सिंध के एरियाज़ में आपने देखा कि वहाँ पे इश्यूज हैं लोगों को, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कहीं ना कहीं देखें, आपने नो डाउट वो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन शायद अगर आप नर्सिंग में जाते तो आप अपने पोटेंशियल के बेहतर फॉर्म में जाते। पॉसिबल है ना, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं। अब इसी तरह बहुत से लोग ये चीज़ फेस कर रहे होते हैं, मतलब जो आप करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं और आप एम्पावर्ड नहीं है। बेसिकली जो एम्पावरमेंट के साथ मैं लिंक कर रहा हूँ ना, कि अगर आप अपनी डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं तो इट मीन्स आप एम्पावर्ड नहीं है। आपको एजुकेशन जो होती है ना, एक और चीज़ आपको प्रोवाइड करती है, वो है वॉइस। आप क्वेश्चन कर सकें, आप कह सकें। हम अक्सर चीज़ें होती हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ या बड़े जो हमें लगता है हम उसके साथ डिसएग्री कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते? कि हमें लगता है कि कहीं डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, हमें लगता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। लेकिन अगर आप ट्रू सेंस में देखें, डिसएग्रीमेंट इज नॉट अ बैड थिंग। करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। आप उनको आराम से समझा भी सकते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बेहतर है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए, ठीक है, रेदर देन कि मैं एक ऐसी रेस में लग जाऊं या ऐसे ट्रैक पे चला जाऊं जो मेरा ट्रैक है ही नहीं। तो आप किसी लाइफ के एक पॉइंट पे जाके ज़रूर जब पीछे अपने लाइफ को मतलब देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं
पछताएंगे कि यार काश मैं कर लेता। क्यों? टाइम इज द ओनली कांस्टेंट। जो वक्त है ना उसने नहीं रुकना। सो अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और वो लोग आपके डिसीजन में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, या आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे, या आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स उसका जो फायदा है ना आपको अंडरस्टैंडिंग की हद तक तो मिल रहा है, आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, बट यू आर नॉट रिलीव्ड विद इन योर सेल्फ। आपने अपने आप को कहीं ना कहीं जकड़ा हुआ है। वो इसी वजह से जकड़ा हुआ है कि आप बेसिकली ट्रूली एम्पावर्ड नहीं है, ट्रूली लिबरेट नहीं है। लिबरेट का मैंने एक वर्ड बोला है, आपने वर्ड सुना है कभी किसी ने? लिबरेशन क्या मतलब होता है? हाँ, फ्रीडम, आइडियलिज्म, बनो ठीक है, इंडिपेंडेंट। और कोई? आपको सारे फोर्स कर रहे हैं, क्या वजह? जवाब देने में लिबरेशन किस सेंस में यूज करते हैं? सर जब हमारी कोई डिस्कशन हो रही होती है ना, तो उधर मतलब इधर का ये सीन है कि हर कोई ना कोई या तो इस्लाम का जो है ना वो हवाला दे के बात कर रहा होता है, या कोई एक ही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिबरल का आई थिंक ये होता है कि वो आजादाना ख्याल का मालिक होता है, और वो जो भी बात करता है तो वो मतलब हर सब जो है ना उनके लिए कॉमन होती है। तो जैसे एथिक्स हो गए वो तो हर मजहब में कॉमन होते हैं। आई थिंक ये लिबरल होता है। लिबरल ठीक है, लिबरल का आप बता रहे हैं, लिबरेशन या लिबरेट करना अपने आप को। मैं बेसिकली इस वक्त आपकी बात कर रहा हूँ, मतलब कि सेल्फ लिबरेशन जो होती है ना, एक बहुत अच्छी किताब है पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। पेडागॉजी कहते हैं टीचिंग को, ऑफ द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड बंदा वो होता है जिस पर जुल्म किया जाता है, ठीक है। सो जो ऑप्रेस्ड लोग होते हैं ना उनकी टीचिंग डिफरेंट होती है, और जो लिबरेट लोग होते हैं उनकी टीचिंग डिफरेंट होती है। इस बात की समझ आई किसी को? क्या मतलब है, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। अगर कोई ऑप्रेस्ड होगा तो वो जो उस पे जुल्म होता है उस मुताबिक ही लिखेगा, लिमिट होके लिखेगा। अगर कोई लिबरेट होगा तो बिल्कुल आजाद होके किसी भी मॉरल या रिलीजियस कोई भी रिस्ट्रिक्शन के बिना लिखेगा। तो उसमें गुड पॉइंट। आप क्या? मैं कहने लगी थी सेल्फ लिबरेशन के रिलेटिंग टू योरसेल्फ नेगेटिव है। अब उन्होंने सिर्फ इस चीज को नेगेटिव थॉट्स के साथ मिला दिए, दैट्स राइट। या अब इसको आप किसी भी चीज के साथ लिंक कर सकते हैं कि थॉट्स की लिबरेशन, या आपके डिसीजन की लिबरेशन, या आपकी जर्नी की लिबरेशन, आप जो करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये किताब बेसिकली फ्रायरे ने लिखी है, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। तो इसमें ये बताता है कि जो ऑप्रेस्ड लोग होते हैं ना उनकी टीचिंग ही डिफरेंट होती है, उनकी स्कूलिंग ही डिफरेंट होती है। उनको बताया जाता है कि आपको एक चीज हम बता रहे हैं यही ठीक है, आपने क्वेश्चन नहीं करना। जैसे बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, बैंक्स में आप डिपॉजिट करते हैं ना चीजें, तो इसी तरह एक टीचर आता है, वो आपको एक चीज बताना शुरू कर देता है, आपको पढ़ाना शुरू कर देता है। आप जब उससे सवाल पूछते हैं वो आपके सवाल को मतलब उसको रिप्लाई नहीं करता, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है ना। और दूसरी तरफ उसने बताया कि एक लिबरेट लोगों का सिस्टम होता है जिसमें इंटरेक्टिव होता है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस को समझ रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, रेदर देन कि मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ और कहूँ कि यही ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, ठीक है ना। तो ये माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम आपको पता है एक जो सब कॉन्टिनेंट एक कॉलोनी था पहले, कॉलोनी समझते हैं, मतलब कॉलोनाइज थे हम एक हमारे ऊपर एक पावर थी, या मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की, तो उसके अंडर हम ऑपरेट कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट। तो वो जो माइंड सेट है ना उसमें हमें ऑर्डर दिया जाता था, हम वो करते थे, हम क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, और यही आज तक हमारे अंदर प्रिवेल कर रहा है। देखें, जब आप क्वेश्चन नहीं कर पाते ना तो वो कहीं ना कहीं चीजें पाइल अप होती हैं। एक तो आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, आप अपनी एबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, आप शायद अपने मुआशरे को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा पाते अनलेस कि आप वो बन पाते जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप ये एक खास स्किल सीखना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे,
या आप ये कह रहे हैं कि आप घर में जाके कहते हैं कि मैंने टीचर बनना है, तो घर वाले ही कहते हैं यार ये कोई काम है करने वाला, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसकी तो कोई सुनता ही नहीं है। थाने में चला जाए तो कोई उसकी FIR नहीं लिखता। दिस इज अ रियलिटी। लेकिन हम क्योंकि चीज़ों को पर्पसफुली नहीं ले रहे होते, या अनफॉर्चुनेटली एक सिस्टेमिक इश्यूज है जिसको हम एकदम रिजॉल्व भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ये कि यार नहीं, मुझे लगता है मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए और मैं इसके साथ चलूंगा, तो ये भी एक समझ लें कि एक आगाज होता है चीज़ों का। और शायद इससे आपकी जो सक्सेस है वो आप सही तरह डिटरमिन कर सकें और उसके ऊपर चल सकें, रेदर देन कि यू आर जस्ट फॉलोइंग द जो एक ऑलरेडी डिफाइंड पाथ्स हैं उसको आप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये कोई क्वेश्चन अभी किसी का किसी हवाले से? सर ये अभी आपने जो डिस्कशन की इस हवाले से हम मेरे ख्याल में जो यहाँ पे भी सेज ग्रुप के स्टूडेंट्स मैक्सिमम ज़्यादातर रिलाई कर रहे होते हैं अपने फैमिली पे। सिर्फ फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, अगर बच्चे ने इंजीनियर बनना है तो उसने इंजीनियर ही बनना है। बच्चे के अपनी सेल्फ थॉट्स क्या हैं इसके बारे में ना सोचा जाता है ना डिस्कशन की जाती है। एज इट इज़ अगर बच्चे ने डॉक्टर बनना है, अब्बा ने कह दिया या अम्मा ने कह दिया तो वो डॉक्टर बनेगा। तो सर ये एक कलमिया है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपने फाइनेंस को लेके वो रिलाई कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर्स पे। तो इसलिए उन्हें उनकी बात जो है वो माननी भी पड़ती है और सुननी भी पड़ती है। इसी एक एक्सरसाइज के थ्रू जब बच्चा यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तो वो देन सोच रहा होता है कि मैंने क्या कर लिया, मैंने करना क्या था। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, जो वक्त है ना, वक्त वो आपको बहुत सी चीज़ों की रियलाइजेशन देता है और वक्त में रिवर्स गियर भी नहीं लगता। ठीक है ना, जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया। अच्छा, एट द मोमेंट जब आपको ये रियलाइज हो जाए ना, अभी आपको मैं भी बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको स्ट्राइक कर जाएंगी, अच्छा ये इस तरह हो रहा है मेरे साथ, मैं इसको फेस कर रहा हूँ, तो उससे अगला पाथ जो है ना वो आप ठीक कर लें। पहले जो गुजर गया वो गुजर गया, मतलब आप पास्ट को वापस नहीं ला सकते, वो एक डंप कर दें उसको। ठीक है ना, उसका कोई रोल नहीं है आपके, सिर्फ वो आपको एक ओवरबर्डन करेगा चीज़ों के बारे में। अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स के कहने पे चलते हैं। देखें, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो है ना, ये फाइनेंशियल फ्रीडम, वो आजकल हर बंदा चाहता है। डेफिनेटली आफ्टर द सोशल मीडिया ये जो एक बूम चल पड़े, उसके बाद हर बंदा देख रहा है यार इसने भी गाड़ी ले ली है, ये बच्चे ने भी गाड़ी ले ली है, ये अमेजोन का काम कर रहा है, ये इसका काम कर रहा है, ये टिकटॉक बना रहा है। ठीक है ना, नो डाउट उसके बाद अवेयरनेस का एक एलिमेंट बढ़ा है, लेकिन जो मनी मेकिंग है ना, या पैसा कमाना है, इसका ताल्लुक आपके प्रोफेशन से नहीं होता। मतलब मैं इस सेंस में बात करना चाह रहा हूं कि आप अगर एक बंदे को देख रहे हैं कि ये IT का कोडर है, उसको कोडिंग करना आती है और ये जनाब पैसा कमा रहे हैं, अब मैं कहता हूँ मैं इसको फॉलो करना शुरू कर दूं। मैंने भी क्या किया जनाब, मैं भी कोर्सेरा पे गया, वहाँ पे कोर्स करना शुरू कर दिया, मैंने भी कोई सर्टिफिकेशन है वो ज्वाइन कर ली। लेकिन एक वक्त के बाद मैं कहूँगा यार ये तो मुझे हेडेक दे रहे हैं, मतलब मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप उसके बावजूद उसके अपने आप को फोर्स कर रहे हैं उस प्रोफेशन के अंदर, जो कि आपको लगता है कि आप का एलिमेंट नहीं है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी हेल्थ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी, हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाएगी, स्ट्रेस आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक वक्त आएगा जब आप सोचेंगे। एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक टेस्ट के अंदर आपके 4/10 है, ठीक है, और एक टेस्ट में आपकी 8/10 है, आप किसको इंप्रूव करेंगे? नहीं, एक उसमें से एक बताए ना, आप क्यों इंप्रूव करेंगे? अच्छा, 4/10 को क्यों इंप्रूव करेंगे? ज्यादा नंबर आ जाएंगे, 8/10 को करेंगे। क्यों? ताकि एक में ही एक्सीलेंसी जिसमें हो रही है उसको अगले। अब देखिए, ये एक पर्सपेक्टिव की तब्दीली है। कुछ लोगों को लगता है कि 4/10 को इसलिए इंप्रूव करना चाहिए, क्यों? उसमें ऑलरेडी मतलब कम मार्क्स हैं, बेहतर हो जाएंगे। एक पॉइंट ये है कि 8/10 को इंप्रूव करना चाहिए, क्यों? उसमें मैं ऑलरेडी अच्छा हूं, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो उसके एक्सीलेंसी पे पहुंच जाऊंगा या उसके ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। अब देखें ना, ये सोचने का जाविया है।
मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, सोचने का जाविया ये देखना शुरू करें कि अगर आपकी चीज एक चीज में एक्सपर्टीज है, आप एक चीज में बोर नहीं होते, अब उसको लेके चलें। मतलब ये नहीं कि मैं आपको कहूँ कि अपनी डिग्रीज छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। आप जरा देखना शुरू करें कि मुझे यार ये काम करने में ना मैं बोर नहीं होता, या मैं घंटों ये काम कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बड़ी अच्छी बुक इसी हवाले से लिखी गई है, इकिगाई, जापानीज बुक है इकिगाई, ठीक है, अगर आपने सुन रखा होगा, मशहूर किताब है। तो वो उसका आगाज कैसे हुआ था उस किताब का कि एवरेज एज के हवाले से बहस चली थी कि किन जगहों पे एवरेज एज इंसान की ज्यादा है, मतलब आपकी औसत उम्र जो है ना कहीं कहाँ मतलब किस जगहों पे ज्यादा है। जैसे पाकिस्तान में एवरेज एज है 60 साल 65 साल, मतलब सिर्फ 65 साल है, और हमने पूरी दुनिया को सर पे उठाया है कि मतलब हम कितना सोचते हैं, कितनी चीज़ों के बारे में सोची जा रहे हैं। इट्स जस्ट टाइम, सारी गेम टाइम की है। जो चीज़ टाइम पे हो गई दैट्स ऑल, नहीं तो टाइम गुजर गया। अब उन्होंने ये रिसर्च की जापान के अंदर कि किन जगहों पे एवरेज एज ज़्यादा है, तो उनको कुछ जजीरे मिले, उसमें से एक ओकिनावा था, एक जजीरा है उनका। उन्होंने वहाँ पे गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग फिर रहे हैं, 80s 90s के, 90 साल के लोग, इवन कुछ लोग 100 को भी क्रॉस किया हुआ था। तो उनसे उन्होंने इंटरव्यू लिया कि भाई क्या वजह है, क्या खास बात है कि आपकी एज इतनी ज़्यादा है और यहाँ पे एज मतलब एवरेज एज लोगों की नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है। सिंपल सी बात है, मतलब इस किताब का क्रक्स ये है कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया हुआ है। इवन एक बंदे को बागबानी पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, तो उसी में अपना प्रोफेशन उसने बना लिया। एक बंदे को एग्रीकल्चर करना पसंद है, उसी में उसने अपना प्रोफेशन बना लिया। और जब आप किसी चीज के ऑप्टिमम पॉइंट पे होते हैं ना, तो पैसा आपके पीछे आ जाता है, उसका इशू नहीं है। और ये किताबी बातें नहीं, ये ऐसा होता भी है। हमारा मसला ये है कि हम एकदम चाहते हैं कि हमें इंस्टेंटली सब कुछ मिल जाए, मतलब जल्दी से सब कुछ हमें मिल जाए, जल्दी से पैसा आ जाए, ओवरनाइट हम अमीर हो जाएं, ओवरनाइट हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सारा जो पॉइंट है ना मेरा वो बात करने का ये है कि अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और वो पर्पसफुली नहीं है, आप किसी पर्पस के तहत या अपनी एक पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली उसको नहीं लेके चल रहे ना, तो अल्टीमेटली ना उसका सोसाइटी को फायदा होता है, ना आपकी ज़ात को फायदा होता है। एक वक्त आता है जब आप ये सोचते हैं कि हाँ मुझे इस तरफ जाना था, मैं नहीं जा सका, वट एवर द रीजंस, अब मैं क्या करूं। उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाते, ठीक है ना, आप और ही चक्रों में फंस जाते हैं। अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपके मसाइल होंगे, लेकिन आफ्टर जब आप मतलब अपनी ग्रेजुएट कर जाते हैं, प्रोफेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, जो भी करेंगे, तो उसमें फिर आपको ये रिकॉल होती हैं चीज़ें। तो ये अर्ली स्टेज पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स आपके माइंड को थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा हूँ, थोड़ा सा, कि हो सकता है आप लोगों ने इस बारे में सोचा हो, ये नहीं कि कोई नहीं सोचा होगा, लेकिन शायद आप एक दफ़ा दोबारा सोचें कि यार अभी भी मैं टाइम है, मैं इस तरफ चल पड़ूँ। मतलब कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें लोगों ने बहुत एक्सेल किया है, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज बनाई हैं, उसमें उन्होंने पैसा कमाया है। ये नहीं सिर्फ टिकटॉक से ही आप पैसा कमा सकते हैं या सोशल मीडिया, वो भी एक स्किल है, ठीक है ना। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी लगती है, आप उसमें बोर नहीं होते, वो भी करें। अब मसला ये होता है कि अब आपके जो डिसीजन है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। मेरा जो पॉइंट इसमें कहने का मतलब ये। अच्छा, मैं आपसे ना आपको एक छोटा सा आपको एक क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ, आप उस बारे में सोचें 2 मिनट, फिर आपने मुझे बताना है। आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में सोचें जो आपको बेहतर लगती है, आप उसको आइडियलाइज करते हैं, ठीक है, और थ्रू एजुकेशन आपने ये देखा है कि वो बंदे ने अपना जो है ना स्टेज सक्सेस की तरफ वो उसने मतलब सक्सेस हासिल की है। वो आपके इलाके का भी कोई बंदा हो सकता है, ठीक है ना, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके मोहल्ले में कोई हो सकता है, आपके पाकिस्तान में किसी को आइडलाइज कर रहे हैं। उस एक शख्स के बारे में आप सोचें, उसकी स्टोरी के बारे में सोचें कि वो कौन शख्स है, उसने थ्रू एजुकेशन किस तरह सक्सेस हासिल की, ठीक है।
मतलब 2 मिनट आप ले लें, 2-3 मिनट। इसमें 2 मिनट क्या लेने का जी, इमरान खान। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, आप और तरफ ले गए बात को। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, दैट्स वेरी फाइन। किसी और के बारे में आप अपने इलाके में सोच सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ उसकी जर्नी के बारे में सोचें सिर्फ। क्या जरदारी किसने कहा है? देखिए जरदारी भी सक्सेसफुल है, ऐसी बात नहीं है, पैसा उसके पास है। सर डॉक्टर अमजद साकिब साहब, अच्छा बिल्कुल, उसके फाउंडर हैं, और उनका जो प्रोग्राम था वो पहले जब स्टार्ट था उनका, तो वो भी हमारी तरह मतलब अपने जो ना सक्सेस के पीछे थे। उन्होंने MBBS किया, उसके बाद उन्होंने जो है ना वो उसको ज्वाइन भी किया एज प्रोफेशनल, उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने देखा कि उनको जो ना सुकून नहीं मिल रहा था, और उनके पास एजुकेशन थी और उससे जो है ना लगाव था, तो उन्होंने फिर CSS क्लियर किया। उसके बाद भी उनको जो है ना वो उधर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो फिर उन्होंने जो है ना ये जो वेलबींग के जो है ना साइड पे और वॉलंटियर्स वगैरह इस पे जो है ना उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने अखुवत इदारा बनाया। तो जो अखुवत का स्टार्टअप हुआ तो वो बिल्कुल छोटा था वजह से जो है ना जदीद वालों का, लेकिन बाद में चल के अभी उनका जो इंस्टीट्यूट है वो पूरे पाकिस्तान में उनके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं जो उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो अखुवत वाले पे करते हैं, और ये सिर्फ उन्होंने जो है ना एजुकेशन के थ्रू किया। अगर उनको एजुकेशन न होती तो वो किसी एक साइड पे बैठ के या जो है ना कुछ भी सिंपल सा कर लेते हैं, या चले थोड़ा बहुत मतलब उधर कोई सोशल अवेयरनेस कर देते हैं। लेकिन अगर उनके पास एजुकेशन थी और एजुकेशन के थ्रू उनके पास प्लान आए और बाकी चीजें, तो फिर उन्होंने ये जो है ना चीजें बड़ा टाइम फॉलो। पाकिस्तान के अंदर जो टॉप का एग्जाम है ना वो सिविल सर्विस का समझा जाता है, जिसको CSS कहते हैं। और CSS के अंदर भी एक टॉप का ग्रुप होता है जिसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, आप में से भी बहुत से लोग सोच रहे होंगे, और वो इसलिए नहीं सोच रहे होंगे कि अवाम की खिदमत करनी है, ठीक है ना, वो इसलिए सोच रहे होंगे गाड़ी है, एक पावर है, फोन पे ही बात काम होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, ये रीजन है, मोटिवेशन है ना आपकी। तो वो अमजद साकिब साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने बेसिकली किंग एडवर्ड से MBBS किया। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स अक्सर CSS की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बेताश हैं, अब बहुत सैचुरेशन हो चुकी हुई है। इंजीनियर उनके बाबा की ख्वाहिश थी कि वो CSS करें, ये इन्होंने चले एक ऐड कर दी बात की, ख्वाहिश की थी, उन्होंने CSS कर लिया। तो उसके बाद सर्विस करते रहे, तो वो पंजाब रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम है एक, उसके साथ अटैच रहे। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि यार नहीं, देयर इज समथिंग मिसिंग। उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, इन्होंने एक वर्ड यूज किया, मैं एक और बेहतर वर्ड यूज करूंगा, कंटेंटमेंट। उनको कंटेंटमेंट नहीं मिल रही थी, सेटिस्फेक्शन तो शायद मिल गई हो, मतलब पावर थी उनके पास, पैसा आ गया, एक सोशली एक्लेम्ड बन गए, लेकिन कंटेंटमेंट नहीं मिली। कंटेंटमेंट क्या होता है? सब कुछ आपके पास होता है लेकिन अंदर से ना कुछ मिसिंग, दिली सुकून है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये रिज़ाइन दे देना है। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, अखुवत बनाया। अखुवत माइक्रो फाइनेंसिंग करती है, छोटे छोटे जो बिजनेस होती है उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। तो अभी तक वो रिटायर हो चुके होते, अगर सिविल सर्विस में होते तो रिटायर हो चुके होते, और शायद किसी को उनका पता भी ना होता। लेकिन अभी जैसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया है, इट मीन्स कि उनका नाम वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने जो इम्पैक्ट किया सोसाइटी पे, कितने लोगों को पॉवर्टी से शायद ऊपर लेके आए होंगे, कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया होगा, कितने लोगों को उन्होंने लैपटॉप के लिए लोन दिया होगा, एजुकेशन के लिए एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई। उन्होंने मतलब, अब पॉइंट यही है कि जो बेस थी उनकी वो एजुकेशन था। उसके बाद एक पॉइंट पे वो पहुंचे, उसके बाद उन्होंने अपना एक अदारा शुरू किया, उन्होंने डिसीजन मेकिंग अपनी की। ठीक है, अब वट एवर द रीजंस, कि मैं इस बात पे नहीं जाता कि उन्होंने पहले क्यों रिजाइन दिया या उनको सिविल सर्विस ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना यूनिवर्स के अंदर खुद भी रोल प्ले कर रही होती हैं, आपकी इंटेंशंस मैटर कर रही होती हैं। लेकिन जैसे आप वर्ड का नाम देते हो एक नसीब का, वो भी नसीब भी एक काम कर रहा होता है अपना, वो अपने हिसाब से चीज़ों को ना चला रहा होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है डॉक्टर अमजद साकिब की,
कि उन्होंने कितने लोगों को, लाखों लोगों को एक मुकाम पर ले आए हैं कि वो सस्टेन करने के काबिल हो गए। मतलब इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल? अच्छा, अब्दुल सत्तार ईदी जो है ना, उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन एजुकेशन डजंट मीन कि आपने कोई स्कूल कॉलेज में ही पढ़ना होता है। तजुर्बा, स्किल, आप किसी जगह पे काम करना शुरू कर देते हैं, किसी के असिस्टेंट लग जाते हैं, वहां से भी आप लर्निंग ले रहे होते हैं। लर्निंग इज ऑल्सो एजुकेशन। अब अब्दुल सत्तार ईदी का नाम सब जानते हैं, उन्होंने कितनी खिदमत की, मतलब इंसानों के लिए एक पूरी एक सर्विस शुरू की एम्बुलेंस की। तो ये भी हमारे सामने की एग्जाम्पल है। और कोई आपके इलाके में या कोई? बाचा खान। बाचा खान, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा बाचा खान का। बहुत से लोग समझते होंगे उनकी, मतलब उसको पोर्ट्रे किस तरह किए जाते हैं, लेकिन उनकी बुक भी है, उनके बारे में मुझे याद नहीं है। हाँ, उनके, तो वो आप पढ़ें, मतलब उनकी जो कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ना हमेशा मॉनिटरी नहीं होती। कंट्रीब्यूशन ये नहीं होती कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाने। कंट्रीब्यूशन ये भी होती है कि आपको आपका दिमाग खोलना है, आपको सही पिक्चर दिखानी है। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मतलब अगर आप, मतलब हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, आपको जो, जब आप मुख्तलिफ कंपैरेटिव बुक्स पढ़ते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज की बुक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट राइटर्स की बुक पढ़ते हैं, जो एक मतलब फॉरेन ऑथर ने लिखी हो, एक पाकिस्तानी ऑथर ने लिखी हो, तो उसमें भी आपको बड़ा फर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि फेयरनेस जो है ना, मतलब बाइसनेस के बगैर कोई चीज करना, ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है कि आपको बाइस्ड ओपिनियन नहीं दिए जा रहे, फेयरनेस के साथ आप काम कर रहे हैं। मतलब ये, जिनको नहीं पढ़ रहे, मतलब इनके बारे में वो जरूर जाके सर्च करें कि बादशाह खान की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। और कोई एग्जांपल शेयर करना चाहते हैं? हाँ, गंगाराम के बारे में बताएं। मतलब मुझे जो उनके बारे में सबसे ज्यादा चीजें इंस्पायर करती है कि उन्होंने अपना बचपन से एक ड्रीम सेट किया और फिर उन्होंने उसे अचीव किया। फनी, क्योंकि उनका बैकग्राउंड सपोर्टिव नहीं था, उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि वो ये कर सकते हैं। He was, I guess, 11 years old जब वो चीफ इंजीनियर लाहौर के दफ्तर गए थे, and he sat on his chair, और वो आए, मुलाजिम आया और उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? And he was like कि चेयर तो मेरी है, आज बैठूं या कल। अच्छा। And right after 15 years he was on that seat, और कुछ लोग उस हमले में से सेम थे जो उनके अंडर काम करते रहे। He never told them, but he achieved that what he desired. Good example. गंगाराम was a civil engineer. वो सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने बहुत इमारतें आपकी लाहौर में उन्होंने बनाई, और उन्होंने सोशल वर्क भी किया। सोशल वर्क भी बहुत किया, और आज भी उनका नाम मतलब अच्छे अल्फाज में लिया जा रहा है। ठीक है ना, ये देखिए ना, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। आप जो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जाते हैं लोगों के लिए, ये बहुत मैटर करते हैं। आप ये जरूर सोचें कि आपका जो एक्ट है वो बाद में उसका क्या मतलब रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स कह सकते हैं, या उसका क्या आउटकम होगा, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। आप कंट्रीब्यूट कितना करके जा रहे हैं, ये बड़ा मैटर कर रहा होता है। लेकिन इसके लिए मुझे याद है कि ये कोविड के दिनों में हमारी एक मीटिंग चल रही थी यूनिवर्सिटी की, तो उसमें मैंने अपने प्रोफेसर को कहा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, कोविड में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इस तरह सोशली ना कुछ करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, यार सबसे पहले ना तुम्हें अपने लिए कुछ करना है, अपने आप के लिए कुछ करोगे तो दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। ये समझना बात बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम दूसरों के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने लिए उस तरह चीज़ों को कंसीडर नहीं करते। तो फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, ठीक है ना। और उसका पहला कदम ये होना चाहिए कि आप एम्पावर्ड हों, आप अपने फैसलों में एम्पावर्ड हों, आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, आप जो फैसले कर रहे हैं उसका आपको पता हो, ताकि आप को बाद में उसकी बेहतर आउटकम निकल सके, ठीक है ना। तो कुछ और क्वेश्चन है इस हवाले से आपका? वारन बफे क्या क्या किया उसने? सर एक माना वो इकोनॉमिस्ट है, बिलियनियर है, वो अपने चाइल्डहुड में वो बंदे ने जिस तरह स्ट्रगल की और वो न्यूज़पेपर सेल करता रहा, और देन उसने एक
इकोनॉमी का वो टाइकून बना। तो सर वो वॉरेन बफे का नाम सुने? वॉरेन बफे बेसिकली एक टॉप जो आपके रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसमें आता है पहले 10 लोगों में, और उसका मेन काम है स्टॉक का। ठीक है ना? तो अब जिस तरह ये बता रहे हैं कि उसने भी डेफिनेटली एजुकेशन का जब भी मैं वर्ड बोलता हूँ ना, वही बात है, इसको फॉर्मल एजुकेशन मतलब नहीं है। स्टॉक का काम सीखना है तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, किसी के साथ अटैच होते हैं तो सीख जाते हैं। लर्निंग स्किल्स, ये चीज़ें भी मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब किसी की जर्नी को ना समझना या उसको पढ़ना, वो आपको बेसिकली इंस्पिरेशन देता है। आप उस बारे में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो वो आपको एक डायरेक्शन भी देता है। बाज़ बाद आपको अपनी फील्ड के लोग नज़र आते हैं, आप उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। और कोई एलन मस्क, मार्क ज़ुकरबर्ग, शहाबनामा के ऑथर, उनका क्या किया था उन्होंने? उनका बेसिकली उनकी स्ट्रगल ही है सारी, उसके बाद तो जो उन्होंने किया, लेकिन उनकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है वो ये है कि उन्होंने 6वीं में भी नहीं थे, आई गेस, उससे ही पहले उन्होंने मुतालिया शुरू किया और फिर खुद से स्टडी की बेस पे उन्होंने एग्जाम्स पास किए और वो सारा किया। फिर उन्होंने ये सिविल सर्विसेज का टेस्ट पास किया था और फिर वो असिस्टेंट कमिश्नर लगे थे, कुछ अर्सा उन्होंने जंग में सर्व किया। बिल्कुल एक सिविल सर्वेंट है पाकिस्तान के, थे शहाब नामा, जिन्होंने बुक भी लिखी है बड़ी मशहूर, और उनके भी डेफिनेटली काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ उनके डिसीजंस जो उन्होंने लिए थे या जो सर्विसेज टुवर्ड्स उन्होंने पीपल दी। बुक लिखना भी बहुत बड़ी सर्विस है क्योंकि आपको गाइडलाइंस मिलती रहती है। इलॉन मस्क का नाम इन्होंने लिया, उसको जानते हैं? ठीक है ना, इस टाइम रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, और ट्विटर उसने बाय किया हुआ है। ट्विटर जो है एक, वो भी उसका है, टेस्ला उसकी कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, स्पेस एक्स, और एक बोरिंग कंपनी है उसकी। स्पेस एक्स ने अभी, स्पेस एक्स का बेसिकली पर्पस ये है कि उसने जो है ना स्पेस में उसने सर्विस शुरू करनी है, जिस तरह आपकी आम सर्विस होती है ना, आप लाहौर से किसी और शहर जाते हैं, तो वो कहता है इसी तरह मैंने रॉकेट की सर्विस शुरू करनी है कि लोग स्पेस में जाएं और वापस आएँ, मार्स में जाएं जो दूसरा प्लेनेट है। तो उसका भी अपना एक थॉट प्रोसेस है। बेसिकली वो कनाडा से बिलोंग करता है, यूएस से, और स्टैनफोर्ड में उसने पीएचडी में एडमिशन लिया था, वो छोड़ दी थी कुछ दिन बाद। वो कहता था नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बाज़ औक़ात अक्सर स्कूल ड्रॉप आउट्स की बात होती है, ये एक बहुत बड़ा स्टीव हार्वी वो भी है, और एक ये बिल गेट्स। और बेसिकली ना ड्रॉप आउट्स जो बंदे होते हैं ना, ये भी एक हम गलत समझते हैं। ड्रॉप आउट का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि वो किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं, सीखना नहीं चाह रहे होते हैं। हो सकता है उनको वो रिक्वायर्ड जो लर्निंग है वो ना मिल रही हो। एक बंदा एक सीखना चाह रहा है एक पेस पे, हो सकता है वो पेस उसको ना मिल रही हो, वो कह रहा है यार ये बहुत आउटडेटेड बात कर रहे हैं, मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को सीखना है, तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और ये सब कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि वो बिल गेट्स था, हम भी कर सकते हैं। आपको यकीन होना चाहिए। वो यकीन इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि शुरू से हमारी ट्यूनिंग जो है ना वो इस तरह होती है कि यार आप लोग एक लेवल तक ही सोचें, इससे ऊपर ना सोचें। एक बड़ी मशहूर बुक है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है ना, सबने पढ़ रखी है। गुड यार, मैं तो आई एम इम्प्रेस्ड कि बड़े लर्नर लोग हैं, अच्छी बात है? चलो थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ। वो उसमें एक रिच डैड होता है ना, एक पुअर डैड होता है, ठीक है। बेसिकली एक रिच डैड है, एक पुअर डैड का कैरेक्टर दिखाया गया। कैरेक्टर नहीं है, वो बंदे ने वैसे उसने अपनी कहानी के बारे में लिखा है, लाइफ के बारे में। तो उसमें होता ये है कि जो पुअर डैड होता है ना, वो बच्चे को ये कहता है कि बच्चा आपने अच्छे स्कूल में जाना है, अच्छे नंबर्स लेने हैं, अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छा कोर्स करना है, फिर अच्छी जॉब लेनी है आपने। और मुझे लगता है आप सबको भी इसी तरह की इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी, हैं? अच्छे नंबर लेने हैं फिर ही बंदा कामयाब होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है फिर ही
ऐसा ये तकरीबन सभी ये फेस कर रहे हैं ना। वो पुअर डैड होता है। पुअर डैड क्यों होता है? वो बेचारा एंड पे जो होता है ना, जो इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, वो कर्जों में दब जाता है, वो विशियस सर्कल में दब जाता है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कि एक ही सर्कल में आप घूम रहे होते हैं। आप किचन इनकम आपकी नहीं बन रही होती, आप अल्टीमेटली आपकी एज गुजर रही होती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप उसी सर्कल में ना, पॉवर्टी के सर्कल में घूमते रहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ होता है उसका रिच डैड। वो क्या कहता है कि फाइनेंशियल नॉलेज लो, वो कहता है स्किल सीखो, वो कहता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है वो समझो। अगर वो बच्चा देखता है ना गाड़ी को कि पापा मुझे ये गाड़ी पसंद है, तो वो पुअर डैड उसको कहता है कि वी कैन नॉट अफोर्ड दिस कार, हम ये कार अफोर्ड नहीं कर सकते। पुअर डैड ये कहता है, और रिच डैड उसको कहता है कि हाउ वी कैन अफोर्ड दिस। सेंटेंसेस में फर्क देखें कि कर तो लेंगे लेकिन करेंगे कैसे, ये देखें हम, मतलब इतना पैसा कैसे बनाना है ये हम देखें। ठीक है, तो कोई भी काम आपने करना है ना, देखें मैं पैसे के खिलाफ नहीं बात कर रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आप उस रास्ते पे उस वक्त चलेंगे जब आप अपने अंदर क्लैरिटी लाएंगे, जब आप अपने अंदर कंफ्यूजन के अंदर रहेंगे ना, कंफ्यूजन्स, आप अपने अंदर ही डायलेमास के अंदर रहेंगे। डायलेमा का मतलब होता है मुश्किल में रहता है बंदा, इस तरफ भी सोच आ रही होती है, उस तरफ भी सोच आ रही होती है, आप कंफ्यूज रहेंगे। जब आप अपने अंदर क्लैरिटी नहीं लाएंगे तब तक आप उस रास्ते पे नहीं चल सकते। ये समझने की जरूरत है। मतलब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं एजुकेशन या एम्पावरमेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस बारे में भी, ओवरऑल भी कंफ्यूजन्स के बारे में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, कि मुझे ये लगता है कि ये क्या मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। सर वो आपने कहा एजुकेशन वो नहीं है जो फॉर्मल है। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं है। नॉलेज, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? देखो यार, जो थ्योरेटिकल चीजें होती है ना, थ्योरेटिकल समझो, ये जो वर्ड्स है ना, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये हमने एक नाम दिए हुए हैं चीजों को। ठीक है, इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कोई चीज के बारे में मुझे पता लग गया है, पाकिस्तान का कैपिटल ये आमतौर पे, या ये बुक किसने लिखी हुई है, ये इंफॉर्मेशन है। ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। नॉलेज का मतलब होता है कि आप उसके पूरे प्रोसेस को विद एक्सपीरियंस उसको सीखते हैं, समझते हैं, ट्रू सेंस में आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो नॉलेज है। Dig out the facts. जो भी आप उसको नाम ले लें, मैं उसको उस वर्ड्स की हेर फेर में नहीं जाना चाहता, उससे अपने आप में कंफ्यूज नहीं करना, मकसद को समझना है, पर्पस क्या है आपका। फिर सर इससे रिलेटेड आगे ये कि वो एक मजदूर है, वो मजदूरी करे और अपना उसके पास उतना ही नॉलेज है, उसमें कुछ एजुकेशन लफ्ज इस्तेमाल करें, और एक बंदे ने वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो एलन मस्क, तो काम तो दोनों नॉलेज के मुताबिक करें। क्या उसका नॉलेज ज्यादा ऑथेंटिक था एलन मस्क का, और लेबर का नहीं था, लिबरल का? देखिए बात यह है, यूजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर मुझे अपना एक घर बनाना है तो मैं बाहर मजदूर ढूंढने जाऊंगा तो मुझे बेशुमार मजदूर मिल जाएंगे। आप जाए ना किसी मजदूर, वो जहाँ खड़े होते हैं, आप हो सकता है गाड़ी की हवा चेक करने के लिए रुके, सब आ जाएंगे। देखा आपने? वो सब आप कहेंगे कि मतलब उनको नहीं पता ना, उनके वो माइंडसेट डेवलप हुआ है कि वहां पे वही बंदा रुकेगा जिसको लेबर चाहिए होगा। अब वो यूजिबिलिटी है उसकी, वो अवेलेबल है, उनकी सप्लाई है, मजदूर अवेलेबल है आपकी। लेबर इंटेंसिव कंट्री है हमारा पाकिस्तान भी। दूसरी तरफ आपने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, ये मैं इनकी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, इसका क्वेश्चन समझ आया है? दूसरी तरफ आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, वो मुझे इस तरह आम लोग नहीं मिलेंगे सॉफ्टवेयर वाले, वो वही बंदा बनाएगा जिसको उसका नॉलेज होगा, जिसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, वो रेयर होंगे, कम होंगे। अब जो बंदा, जो कम चीज होती है उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो ये एक रीजन है। ऐसे ही कुछ सवाल पूछा था ना, ठीक है। जैसे आपने एम्पावरमेंट को डिसीजन मेकिंग से लिंक किया कि खुद का डिसीजन लेना, पेशेंट होना जरूरी है।
मुझे लगता है कि सिर्फ खुद का डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि आप किस कंडीशन में, सिचुएशन में डिसीजन लेते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। कि अगर आप गुस्से में हैं तो फैसला लेते हैं इमोशनल होके, या खुशी में, तो वो भी गलत हो सकता है, क्योंकि जो भी इमोशनल होके फैसले लिए जाते हैं वो अक्सर गलत होते हैं। और हमारी सोसाइटी में काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि हमारा पैशन क्या है, तो कैसे सेल्फ एनालाइजेशन की जाए, हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस, हमारा पैशन कौन सा है। गुड क्वेश्चन। देखिए उनका सवाल को थोड़ा सा मैं समराइज करता हूँ। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात हम गुस्से में होते हैं, कहते हैं ना खुशी में और गुस्से में फैसले नहीं करने चाहिए, ज़्यादा खुशी में और ज़्यादा गुस्से में फैसले नहीं करने चाहिए, वो अक्सर गलत होते हैं। ठीक है, वो यही पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा फैसला ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। देखिए मैं, ह्यूमन बीइंग जो है ना इज अ मशीन फुल ऑफ इमोशंस। यू नीड टू लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड, नॉट हाउ टू रिएक्ट। मैंने 2 वर्ड बोले, रिस्पॉन्ड करना और रिएक्ट करना। ठीक है, रिएक्ट करने का मतलब होता है कि बगैर सोचे समझे आपने कोई बात कर दी, ठीक है ना, वो रिएक्ट करना होता है। जब आपने अपने इमोशंस जो है आपको कंट्रोल नहीं किया और आपने फौरन जनाब मुंह पे दे मारी जो भी कुछ आया ना ज़हन में। और रिस्पॉन्ड करना ये होता है कि आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि यार इसने मुझे अब बुरा भला तो कह दिया, गाली भी दे दी है, या मुझसे लड़ भी पड़ा है, तो मैं भी इस पर लड़ना शुरू कर दूं। फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं यार, अगर हो सकता है पता नहीं वो क्यों लड़ा है, उसके क्या इंटेंशंस है पीछे, या अगर मैं लड़ूंगा तो उसके क्या नुकसानात होंगे, ये आप पहले ही सोच लेते हैं। तो आप तब क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। आप अपने डेली लाइफ में ये मसाइल दरपेश हैं सभी, कि आपको एकदम गुस्सा आता है, उस आपका दिल भी करता है, तो वो रिएक्ट होता है। ठीक है ना, आपने रिस्पॉन्ड करना है, आपने ये एनालाइज करना है। देखें, एजुकेशन का एक पर्पस ये भी होता है कि वो आपको एक आपका जो इमोशनल क्वोशंट है ना, जिसको EQ कहते हैं, वो बेहतर बनाते हैं, आपको फैसले करने में मदद देते हैं, आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब हम अक्सर ताने देते हैं ना कि वो जाहिल है, वो जाहिल, देखो उसने क्या कर रहे हैं, स्टिग्मेटाइज कर दिया ना, स्टिग्मा लगा दिया। वो बेसिकली जालत का ताल्लुक वही जिस ले रहे होते हैं हम, जो अनपढ़ होता है, जो एजुकेटेड नहीं होता है। क्योंकि जो एजुकेटेड बंदा होता है वो सोच समझ के फैसले करता है, वो एकदम मोमेंट्स के अंदर फैसले नहीं करता। वो एक मशहूर आपने शेर भी सुना होगा, लम्हों ने खता की और सालों ने सजा पाई, सदियों ने सजा पाई। साल हो या सदियों, लेकिन मोमेंट्स की डिसीजन मेकिंग थी आपकी, उस मोमेंट्स में आपने डिसीजन मेकिंग की, लेकिन उसके रिपरकशंस या जो आपको समरात हैं, तो आपने एक लंबे अरसे तक उसको बर्दाश्त किया। अब ये स्किल कैसे डेवलप करते हैं? अब देखें, ये चीजें प्रैक्टिस से भी होती हैं। कुछ लोगों के अंदर वैसे ठहराव ज्यादा होता है, ये आपकी पर्सनैलिटी टाइप पे भी डिपेंड करता है। ये बहुत बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। अगर मैं सिर्फ इसी एक टॉपिक को पकड़ लूँ ना, कि कुछ लोग रिएक्ट क्यों करते हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं, मैं मतलब इस पर बात कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़े टॉपिक होते हैं, आपको बायोलॉजिकली चीज़ों को समझना पड़ता है, आपको सोशली चीज़ों को समझना पड़ता है, आपको इकोनॉमिकली चीज़ों को समझना पड़ता है। वो सारे डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी ये चीज़ें रोल प्ले कर रही होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि मैं कहता हूँ कि वो इतने आराम से डिसीजन ले सकता है, उसका पाथ और है, इस बंदे का पाथ और है, इस बंदे की अपब्रिंगिंग और तरह हुई है, तुम्हारी अपब्रिंगिंग और तरह हुई है। तुमने अपनी फैमिली में ऊंची आवाज सुनी नहीं, उसने अपनी फैमिली में कभी नीची आवाज सुनी नहीं। ऐसा होता है, उसके लिए ऊंचा बोलना नॉर्मल है, तुम्हारे लिए ऊंचा बोलना डिसरिस्पेक्ट है। ऐसा क्यों है? ये सोसाइटी है, इसमें हम को एग्जिस्ट करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए ये चीजें भी आपको समझनी पड़ेंगी। इस तरह नहीं है कि एकदम मैं कहूं कि यार वो तो बड़ा शांत है, क्या मसला है, पता नहीं उसकी किताब में कौन से चैप्टर्स हैं, हमें पता ही नहीं है। हम तो अपनी चैप्टर की किताब को देख रहे होते हैं। आपका लेंस और होता है, दूसरे का लेंस और होता है। जब आप दूसरे को अपने लेंस से देखते हैं ना, तो उसकी वो चेंज हो जाती है, वो इमेज चेंज हो जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप खुश हैं तो आपको सब कुछ क्या लगेगा, अच्छा है, ऐसा होता है ना। तो ये इंसान की सारे इमोशंस जो है ना, मतलब वो एक शेर है
कि मैं अब समझा ये दुनिया कुछ नहीं, मैं अब समझा ये दुनिया कुछ नहीं, दुनिया मेरा दिल है, बदल जाने से जिसके रंग सब कुछ बदल गया। ठीक है ना? तो ये लेंस की बात है। और कोई सर वो मैं मुझे पता था तो थोड़ा करूँ, लेकिन ना एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हम एजुकेशन को रेट ऑफ रिटर्न से मेजर करें कि रिटर्न कितना है। देखिए ना, अब ऐसा है कि यहाँ पे पाकिस्तान में अगर देखें ना, प्लम्बर या ड्राइवर एक आम सी और चीप समझी जाती हैं जॉब या काम, लेकिन जबकि हम अमेरिका में अगर होते तो हमारा ख्वाब होता हम शायद प्लम्बर बने, इतनी उसकी पे है, ड्राइवर बने, हम तब वहां पे होते तो क्या सक्सेसफुल होते अगर मैं ड्राइवर होता या प्लम्बर? देखो, सक्सेस इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। सक्सेस की डेफिनेशन डिपेंड करता है आप पर, आपने मेजर करना है ना मेरे लिए सक्सेस क्या है। सक्सेस आपकी और हो सकती है, इनकी और हो सकती है। किसी की सक्सेस ये है कि मुझे पेंट कोट पहन के एक ऑफिस में काम करने जाना है, बेशक मुझे सैलरी थोड़ी सी मिलती हो, क्योंकि उसने सक्सेस को मेजर किया हुआ है लोगों के परसेप्शन से, कि लोग मुझे देखेंगे जनाब पेंट कोट पहन के जा रहे हैं। कुछ लोगों ने सक्सेस को मेजर किया है पैसों से, कि मुझे इतना पैसा कमाना है, ड्रेसिंग व्रेसिंग मैटर नहीं करती, ऑफिस मैटर नहीं करता, मैं घर में भी बैठ के कमा लूंगा। ठीक है ना? तो ये अगर आपने रेट ऑफ, इसमें मॉनेटरी फैक्टर्स भी होते हैं और नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आपने मॉनेटरी के साथ लिंक किया हुआ है और इट डजंट मैटर कि प्रोफेशन की नेचर क्या है, फिर आपके लिए वही प्रोफेशन अच्छा होगा जहां पे रेट ऑफ रिटर्न या आपका रिटर्न ज्यादा होगा। अगर कुछ लोगों ने इज्जत के साथ किया हुआ है, तो भाई पैसे की खैर है, इज्जत नहीं जानी चाहिए, तो उसके लिए जो सक्सेस का जो डेफिनेशन है ना, वो इज्जत के साथ लिंक है, पैसों के साथ नहीं। तो ये इस तरह चल रहा होता है मामला। सर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले बात की कि रिलाई कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स पे। तो किसी बच्चे ने कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन उस तरह से नहीं ले पा रहा जिस तरह वो एक इंडिपेंडेंटली, एक फ्री थॉट्स हैं उसकी और वो कहीं बाउंड नहीं है, तो वो डिसीजन ले सकता है। ये आप एज ए लाइफ कोच और लीडरशिप कोच आप इस बात को जरा थोड़ा इलेबोरेट करें कि वो अपने डिसीजन खुद कैसे ले। नहीं सर, खुद वो ले तो लेगा, हाँ, जो बाद में उसके आउटकम्स आ रहे हैं। अब्बा जी कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर मैंने 20 साल खर्चा किया है, अब तुम कह रहे हो मैंने इधर जाना है, मैं तुम्हें इधर लेके जा रहा हूँ। इसी तरह बड़ा भाई है, वो कह रहा है कि जी हम आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने इधर जाना है, आप इधर जाना चाह रहे हो। एज इट इज फैमिली के अदर मेंबर्स हैं, और फैमिलीज में कुछ लोग वकील इसलिए बनते हैं कि उनके मसले मसाइल चलते आ रहे होते हैं, कचहरियों के लड़ाई झगड़े, तो बड़े कहते हैं वकील बना। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ किस तरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन मेकिंग की जाए? आपके पर्सनल व्यूज और थॉट्स जानना चाह रहा हूँ। देखें, फिर मैं वही बता रहा हूँ, ये सारी चीजें रिलेटिव। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं शायद अपनी उसको अपने वर्ड्स में या अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे बताऊं। ठीक है? अब एक बात समझने की कोशिश करें, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस में भी फर्क होता है। अब फॉर एग्जांपल, कुछ पेरेंट्स ये चाहते होंगे कि हमारा बच्चा मॉनेटरी टर्म्स में एक रिटर्न लेके आ रहा है, इट डजंट मैटर कि उसका प्रोफेशन क्या है, विद द एक्सेप्शंस ऑफ फ्यू, इट डजंट मैटर उसका प्रोफेशन क्या है। तो उसके पेरेंट्स को इस बात से कभी एतराज नहीं होगा कि वो बच्चा टीचिंग से प्रोफेशन लेके आ रहा है, वकालत से प्रोफेशन लेके आ रहा है, पैसे लेके आ रहा है, या बिजनेस से पैसे लेके आ रहा है। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल आज के दौर में हमें देखने को मिलती है। बाप अगर 30, 35, 40 लाख रुपए लगा के बच्चे को भेज रहा है ना कि आप जाएं BS या MS बाहर से करें, वहाँ पे बच्चा पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है तो बाप कह रहा है सही है 40 लाख रुपए लगा के भेजा, लेकिन वही काम अगर यहाँ पे करना चाह रहे, रिटर्न नहीं है ना, रिटर्न नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, वो रिटर्न का मसला है, वो रिटर्न का मसला है। बाहर आपको डॉलर्स में आना है, पाउंड्स में आना है, यहाँ पे आपको जब पाकिस्तान में कन्वर्ट होना है, डॉलर 350 पे है और पाउंड 350 पे है, डॉलर है 280 पे है, तो वो रिटर्न देखो ना कितना बन जाते हैं। तो बाप ने ये नहीं देखना, लेकिन कुछ चीजें और भी इंटरप्ले कर रही होती हैं। बाहर आपको पीस ऑफ माइंड बेहतर होता है, पीस ऑफ माइंड भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमें पता ही नहीं क्या होता है। पीस ऑफ माइंड ये होता है कि मैंने अगर कहीं वॉक करने जाना है तो मुझे ये डरना हो कि मैं कोई लूट के ले जाएगा अभी मुझे, या क्राइम लेवल जो है ना, क्राइम की रेशियो एक हद से कम हो। तो बाहर ये भी एक प्लस पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो
पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि बच्चा बाहर चला गया कोई बात नहीं, मतलब फॉर द टाइम बीइंग वो मेहनत कर लेगा, लेकिन शायद कुछ अरसे बाद वो अपने एसेट्स बना ले। जब एसेट्स बन जाएंगे तो किराए आना शुरू हो जाएंगे और मसला ही खत्म। आपको पता है ना, एसेट बिल्डिंग जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक टॉप पे अपने मनी मेकिंग का या बिजनेस का कॉन्सेप्ट है एसेट मेकिंग। जो आपको रिच डैड पुअर डैड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें यही चीज वो बताता है कि आपने एसेट्स बनाए, लाइबिलिटीज ना बनाए। मतलब आपके क्रेडिट कार्ड लेके थे आप शॉपिंग करने ना शुरू कर दें, अपने एसेट्स बनाए जहां से आपको हर महीने रिटर्न आए। तो बायर है महंगी जमीन, जब आप महंगी जमीन से कमाते हैं और सस्ती जमीन पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जल्दी आप अपने एसेट्स बना लेते हैं। मतलब बायर से आपने कुछ पैसे कमा लिए, यहाँ पे कोई प्लॉट ले लिया, यहाँ पे कोई दुकान ले ली, उसका रेंट आना शुरू हो गया, तो रेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी और आपका रिटर्न आना भी शुरू हो जाएगा, तो आपके एसेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये ओवरऑल है, इसके लिए किसी प्रोफेशन से लिंक चीज़ों की जरूरत नहीं होती। ये सब के लिए एक फाइनेंशियल नॉलेज जो है ना होना चाहिए कि हमेशा आप अपने एसेट्स को बढ़ाएं, लायबिलिटीज को कम रखें। क्योंकि ये जो मिडिल क्लास है, मोस्टली लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं हम सब, उसमें हम लायबिलिटीज पे बहुत खर्च करते हैं। खाम का ड्रेसिंग पे पैसा खर्च कर देना, वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे, वो शरीक क्या कहेंगे, ऐसा ही है ना। और शरीकों के पीछे आप अपना बेड़ा गर्क कर लेते हो। आप अक्सर ये होता है, देखो शादियों में होता है, आप लेविश शादियां करते हो, गांव में ये कॉन्सेप्ट होता है, आप पैसे उठा के लोन पे अपनी शादी कर रहे होते हो कि जनाब असी पिंड विच की मूव खावांगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लाइबिलिटी शुड बी, आपने उसको कम करना है जितना आप कम कर सकें। और यही आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड करती है, अंडरस्टैंडिंग। क्या आपने अपना एक साइकिल, अपना एक सर्कल देखना है, ये नहीं कि मैं मतलब दूसरों को देख के जो ऑलरेडी भी हमारे पास एक चीजें हैं उसको भी खराब कर लूं। ये समझना बहुत जरूरी है। सर आपने कहा कि जो लोन लेके शादी करने वाला है वो अलग सीन है, लेकिन आपने कहा है कि अगर उसके पास पैसे हैं और वो ड्रेसिंग पे खर्च कर रहे हैं, मतलब अगर कमा के हमने अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं करनी, उस तरह से जिंदगी नहीं गुजारनी जैसे हम चाहते हैं, अपनी जरूरियात पे अपनी छोटी छोटी पैसे खर्च नहीं करने तो फायदा। देखिए मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की कि आपने, नहीं मैंने इस पॉइंट पे कोई बात नहीं की कि आपने अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करने, ये बात नहीं की मैंने ये कहा है कि आपने अपने जो एक नहीं अपना जो आपका है ना, वो एक स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस जो आपका है उसके मुताबिक आप चलें। अगर आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं आप करें, ये मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप ना करें, ठीक है ना, ये तो इंसान की चॉइस है। लाइटर नोट गुर्दा बेच के आईफोन नहीं लेना। हाँ डेफिनेटली, वो देखें ये चीजें आप देखें, आप अभी तो एक इवेंट कर लेते हैं, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे 500 लोगों को बुलाना, अब 500 लोगों को बुलाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो 1000 कार्ड बेचते, ठीक है। अब वो 1000 लोग आ गए, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई एक, अब वो कुछ दिनों की शादी थी वो गुजर गई, लोगों ने तो फिर भी बातें करनी होती हैं, आपको पता ना हमारी सोसाइटी का कमाल है ये। लेकिन आप सफर कितना करते हैं आगे, कितने साल उस लाइबिलिटी की वजह से, ये समझने की जरूरत है। इसको ना जो ये टॉपिक है इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो बिल्कुल यही मतलब है कि जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, जिस सराउंडिंग्स में हम रहते हैं, तो जो वो करते हैं हम उन्हीं के क्राइटेरिया को मीट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही है, हाँ सही है। हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो उनसे ज्यादा हो जाता है, हालांकि हमारी इनकम लो होती है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब कामयाब होने के बाद मुझे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, लेकिन जब वो कामयाब होते हैं फिर वो सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं करते ज्यादातर लोग। हाँ रियल, जैसे कि कोई मिसाल दें। मिसाल मतलब मैं जो मिडिल क्लास है ना हमारे लोग, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कुछ नहीं करते। जैसे नौजवान है, बहुत सारे सीएसएस ऑफिसर बनते हैं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपने लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करते। ये क्यों मतलब? देखें वो दूर के ढोल सुहाने, सुना है ना, दूर के ढोल सुहाने। यार जो चीज आपके पास नहीं होती ना वो आपको हमेशा अच्छी लगती है। बेसिकली
आप मतलब आप सिविल सर्विस की अगर बात कर रहे हैं तो सिविल सर्विस के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज होते हैं एक स्टेज पे जाके ना अपने इलाके के लिए। मतलब अब देखा जाए एक्चुअल फाइनेंशियली वो इतने अच्छी सैलरीज नहीं है उनकी, सिविल सर्विस जो में जाते हैं, इवन वो एएसपी है या एसी है, उनकी सैलरीज इतनी अच्छी नहीं होती, उनके कुछ प्रिविलेजेस होते हैं और इसके अलावा बाकी जो उनके मामलात होते हैं ना। अच्छा, वो अपनी सोसाइटी के लिए अब जो कर सकते हैं और जो लोग करते हैं वो फॉर एग्जांपल आपके कोई इश्यूज हैं, आपका कोई मसला है, उसमें रिजॉल्व कर देंगे। किसी जगह पे कोई ज़मीन का मसला फंसा हुआ है जो वो कर सकते हैं आपको। अब वो नहीं करते, वो मेरे ख्याल में डिपेंड करता है उस बंदे पे, ये रिलेटिव है ना, डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ कर भी रहे हो, आपके एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे लोग हो जो ना कर रहे हो, तो ये रिलेटिव बात है। इसमें मैं मतलब जनरलाइज कुछ नहीं कह सकता कि क्यों नहीं करते। या ये जो डॉक्टर अमजद साकिब की बात की, ये भी तो एक सिविल सर्वेंट ही था जो इसने 180 का शिफ्ट लिया।